कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। तो क्लास को शेयर कर देंगे, सभी लोग आ जाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। आज का टॉपिक क्या है बेटा? पादप जीवन चक्र और संतत एकांतरण ना। क्यों जी, यही है ना? हाँ, टाइम हो गया जी। दीपिका जी, टाइम हो गया बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को जी। चले, ओके, टाइम हो चुका है। तो देखिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कुछ क्लास रुक गई थी। कहां तक बताए थे? मैं फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करके वहीं पे ले चलता हूं जहां पे हम छोड़ के गए थे आप सभी लोगों को। तो बहुत सिंपल तरीके से फिर आज समझने वाले हैं। ओके, चलिए जी। वेलकम वेलकम, दीपक करे वेलकम। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। सभी लोग कैसे हो? मस्त, बढ़िया। बोलो, सभी लोग मस्त हो? पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, चलिए जी। सोनी एकदम मस्त ना जी। हाँ, ओके। आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास स्टार्ट करते बेटा। चलो चलो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे एंजियोस्पर्म। क्या बेटा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हम लोग बहुत सारे बात पढ़े थे। एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि ऐसा बीज जो आवृत से ढका हो, मतलब कि बीज किसी फल के अंदर हो, ठीक है ना, उसे एंजियोस्पर्म के पौधे कहते हैं। और सबसे बड़ा गुण ये है, दूसरा गुण इसका ये है कि भैया इसमें प्रायः पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, ये पुष्पी पौधे एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें परागकण बीजांड पाए जाते हैं। ये सारी बात हम कह चुके हैं, बता चुके हैं बेटा। ये सारी की बात, मेरी बात सुनिए, ये सारी बात हो चुकी है बेटा, है ना? जिनको पता है बता दो। ये बात हो चुकी है, बात हो चुकी है ना बेटा? कौन जानता है? बात हो चुकी है, मुझे लग रहा। तो कह रहा है कि रूप में विकसित होते हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीजांड जो बीज बनता है उसे बीजांड कहते हैं, अनावृत होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अनावृत होते हैं और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? वो अनावृत नहीं होता है। ठीक है ना? ये बात आप समझेंगे। कह रहा है बीज फल के भीतर होता है। सदैव जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है बेटा, फल के अंदर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। मतलब कि एंजियोस्पर्म जो है ये पौधों का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। ओके, क्यों भैया? समझ रहे हो ना? चलो, तो ये सारी बात हो चुकी थी। हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। और मैं आपको बताया था पुंकेसर स्त्री केसर, आपको याद है ना? याद है ना भैया? यहां तक बताए थे। और भ्रूण कोष बनता है यहां 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 यहां। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, यहां तक बताया था, ये छूट गया था। यहां से हमको आगे बढ़ना है, अल्टरनेशन जनरेशन तक चलना है। ओके, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे जी। ठीक है ना? चलो, अभी कमेंट देखते बेटा। थोड़ा सा सिस्टम दूर है, मतलब कि आपको बस सुनना है ध्यान से। जैसे मैं अभी मोबाइल उठाऊंगा अपना ना, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया क्या समस्या है, तो आप लोग समस्या बता दीजिएगा तो निवारण होगा।
ओके चल देखिए यहां पे बताया समानता प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु, यहां फोकस करिएगा एक एक बात, कह रहा प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, यहां पे अगर मैं अंडाशय की बात करता हूं, यहां पे देखते हो बनाते भी चलते हैं ना बेटा, ये भाग है, देखिए ये भाग है, आप आ जाइए यहां पे, ये भाग है अंडाशय का, ठीक है ना, ये अंडाशय का भाग है और अंडाशय के अंदर बेटा बीजांड है, ठीक है ना, ये है बीजांड। तो बीजांड के अंदर जो है कहता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, एक सेल इसके अंदर है जिसे हम लोग गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये है गुरु बीजाणु, ओके बेटा, गुरु बीजाणु कोशिका, ओके, जो अर्धसूत्रण के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। यही क्या होती बेटा, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, ये क्या करती है, ये मातृ कोशिका जो होती है, मातृ कोशिका पहले यहीं पे रहती है, ठीक है, और फिर ये विभाजित होकर के 1 2 3 4 कोशिका बनाती है, और ये कोशिका जो होती है हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड, ओके बेटा, अगुणित होती है। अगुणित देखो क्या होता है, ठीक है ना, अगुणित होती है, ठीक है ना, हैप्लॉइड नंबर की होती है। तो देखिए अगर कहा गया हैप्लॉइड मतलब कि आधा, क्रोमोसोम का आधा हो जाती है, ठीक है, इसी के अंदर बनती है। फिर कह रहे जिसमें 3 अविकसित, बेटा देखो इसमें क्या होती है, तीन सेल अविकसित यानी डेड हो जाती है, इसको डेड कर दो, 1 2 का भैया का भैया का भैया 3 का भैया 4, ये सब होती है भैया एन टाइप मतलब हैप्लॉइड होती। इसमें 3 जो होती ना बेटा ये नष्ट हो जाती है, मतलब अविकसित हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, ठीक है। एक जो शेष बचती है वो आकार में बेटा बड़ी हो जाती है, इसी के अंदरवा, यानी ये है बीजांड। ए भैया हो सुना, ये है बीजांड, और ये जो अलग है इसे कहते हैं अंडाशय, ठीक है ना, अंडाशय होता है। ओके बेटा, हम लोग बस अभी यहाँ 11th में इतना ही समझेंगे, जैसे 12th में चलेंगे तो इसकी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो ये बीजांड है, ओवील, इसी के अंदर ये सेल एक तो विकसित हो जाती, बड़ी हो जाती है, कह रहा है एक से विकसित होकर भ्रूण कोष बनाती है। तो यहां पे देखेंगे ये विकसित होकर के क्या करती है कि यहां पे केंद्रक का विभाजन करती है। बात पूरी समझ लीजिएगा, पूरी, ठीक है ना। ये केंद्रक होता है बेटा, केंद्रक, ओके, न्यूक्लियस होता है। तो ये केंद्रक जो होता है विभाजित होता है। तो केंद्रक कैसे विभाजित होगा, पहले 2 केंद्रक बनेगा, ठीक है, 4 बॉडी की तरफ ऊपर नीचे जाने लगेगा, फिर इसके बाद 2 से 4 हो जाएगा, दूसरा विभाजन हो जाएगा, पहला विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन, दूसरा हो गया, अब तीसरा हो जाएगा बेटा, ये सब इसी के अंदर वह हो रहा है। हाँ, तो यहां पे 4 से कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना, 8 केंद्रक वाला बन जाएगा। तीसरा विभाजन हुआ केंद्रक का, जब तीसरा विभाजन हुआ ना बेटा तो 8 केंद्रक वाला बन जाएगा, और इसमें से 8 केंद्रक में से 3 2 एक इधर की ओर और इसमें से एक इधर की ओर बीच में आकर के जुड़ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे द्विध्रुवी केंद्रक, जो बिचवा में है इसे क्या कहेंगे बेटा, द्विध्रुवी केंद्रक। ओके, द्विध्रुवी केंद्रक। अब ये जो 3 केंद्रक यहां पे बचा, इसके ऊपर लेयर आ जाएगी, 1 2 3, 3 लेयर आ जाएगी बेटा, यहां पे 3 लेयर यहां पे, ठीक है ना। तो ये नीचे वाली जो है इसे अंड कोशिका कहते हैं, अंड उपकरण लिख दो।
अंड उपकरण ये इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ओके ना बेटा। बीच में यहां पे अंड कोशिका होती है। ये अब ये बनी संरचना को पूरे के पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसको क्या बोलते हैं भैया, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, ये सारी कहानी को समझो। ये कह रहा है कि भैया प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये फिर विकसित होना चालू होती है, अर्धसूत्रण होता है जिसमें 4 कोशिका बनती है, 3 निष्क्रिय अल्प विकसित डेड हो जाती है, एक शेष विकसित होकर के भ्रूण कोश बना लेती है, ये एम्ब्रियो सैक, ओके। और यहीं पे निषेचन होता है, दोहरा निषेचन। फिर देखिए प्रत्येक भ्रूण कोश, अभी देखिए प्रत्येक भ्रूण जो एम्ब्रियो सैक है, यहां पे ऐसे बना दो, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया था बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना भैया, उसको ध्यान रखना। अभी देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। अभी ये क्वेश्चनवा पूछेगा तुमसे कि भैया जो अभी तुम बताओ हमको, देख लो। तो कह रहा है, अब जैसे देखो ये कह रहा है उसी तरह आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रत्येक कह रहा है भ्रूण कोश जो होता है, देखिए भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय यानी एग ऑपरेटस, अंड समुच्चय, ठीक है। अंड समुच्चय, एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिका होती है। तो ये नीचे है, ये वाली देखिए 3, 1 2 3 कोशिका है। और 3 कोशिका में कह रहा है कि 3 कोशिकाओं में ये क्या है, बीच वाली जो है ये है अंड कोशिका, ठीक है ना। अंड कोशिका बीचों वाली कहा थे भैया, और जो इनके अगल बगल है ना, अगल बगल वाले हमेशा सहायता ही करते, चाहे पड़ोसी हो चाहे तुम्हारे मित्र हो, ठीक है, ओके। समझ रहे हो, ओके ना। सोनी सिंह क्या पूछे तो बेटो जल्दी से बताओ, मैं कमेंट सबका देख रहा हूं, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटो। सर इसका मतलब ये जोड़े में बनता है, क्या जोड़े में बनता है, बोलो बेटा, बोलो बोलो एक बार देख बोलो बोलो, जो भी दिक्कत है यहां तक बोलो। केंद्र जोड़े में, केंद्रक जोड़े में होता है, द्विध्रुवी केंद्रक होता है बेटा, 2n नंबर होता है, ठीक है। एक ऊपर से आया, एक नीचे से, है ना, एक इधर से आया था, एक यहां से, इसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुवी केंद्रक, ठीक है ना, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 2n नंबर होगा बेटा, हाँ यहां पर 2n नंबर होगा। तब तो भैया डबल निषेचन होता है। अभी देखना, आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, अभी मैं बताता हूं पूरा A to Z बेटा, हाँ सेंटर में जी, एकदम शांति सुनो बस। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अब देखिए ये कह रहा है, ये बात हुई ना, अब देखो कह रहा है कि 2 सहायक कोशिका होती है, यहां पे लगा दिया ये भैया हेल्प, ये सहायक कोशिका, तीनों को मिलाकर के तीनों कोशिकाओं के समूह, तीनों कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं अंड उपकरण, ठीक है ना, यह समुच्चय, देखो अंड समुच्चय, ठीक है ना, चाहे अंड, एग ऑपरेटस इंग्लिश में बोलते हैं, एग ऑपरेटस, ओके, एग ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। चलो अब देखो अगला देखो बेटू, कह रहा 3 प्रति
ये कह रहा फिर 3 जो है 1 2 3 देखना, ये 3 प्रति व्यासांत कोशिकाएं होती हैं ऊपर की ओर। ये तीनों जो है इन्हें हम लोग प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति, जो एनसीईआरटी ने लिखा व्यासांत कोशिका। ओके, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपोडल सेल। ओके, तीनों कोशिकाओं को कह रहा 2 जो कोशिका है ये तीनों कोशिका समूह हो गया। फिर कह रहा 2, देखिए यहां पर लिखा 2 ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवी कोशिकाएं होता था, यहां पे 2 केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है। फिर कह रहा 2 ध्रुवी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? द्विगुणित या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती हैं। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती हैं ये वाली। ये 2n नंबर होती है बेटा, ये n होती है, ठीक है ना। यहां पे ये n हो जाएगी, ए अंडकोश का n होगी। आगे चलो, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ जाओ बेटा। जैसे आगे चलते हैं तो आगे देखिए इसमें क्या हमको मिला, ध्यान दो, ध्यान दो जल्दी से। यहां आप देखिए, फिर कह रहा पराग कण पराग कोश से निकलने के बाद हवा में एंजियस द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। देखो बात समझो, कह रहा कि जो पुष्प होते हैं प्राय वो कैसे होते हैं, तो बताएगा पुष्प के कई भाग होते हैं। ऐसे अगर हम देखें, ठीक है ना, पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं। तो ये वाला भाग देख लो। ओके, चलो ऐसे देख लेते हैं बेटा। यहां पे देख लो, ऐसे देखिए, ठीक है। तो यहां वाला भाग ये है पराग कोश, ये क्या है? पराग कोश। इसके अंदर पराग कण होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि ये सब पराग कोश होता है। तो इसमें है पराग कण, पराग कण। ओके, यही पराग कण मैच्योर होकर के हवा में उड़ करके ये जो भाग है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा या क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर आकर के गिर जाता है यहां से एयर के द्वारा, तो इसी दशा को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, या इंग्लिश में पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। ओके ना, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बता दो भैया। आगे बढ़े, चलो फिर आगे आ जाओ। फिर कह रहे हैं पराग कण वर्तिका पर अंकुरित होते रहते हैं। अब देखो, पराग कण जो होता है ना बेटा, वो वर्तिकाग्र पर, कहां पे? वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने मतलब जामने लगते हैं। कैसे? देख लो, ये है, ये है, ठीक है। तो यहां पे पराग कण आकर के गिरा, तो पराग कण आकर के इसमें 2 लेयर होती है। एक को एक्साइन बोलते हैं, एक को इंटाइन। 2 लेयर होती है, एक बाह्य चोल होती है, एक अंतः चोल। 2 लेयर होती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, बाहर वाली को बाह्य चोल,
बाह्य चोल होती है बेटा, अंदर वाली जो होती है अंतः चोल के नाम से जानते हैं, अंतः चोल, ठीक है ना। एक को बोलते हैं इक्साइन, क्या बोलते हैं, इक्साइन, और इसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन, ओके। तो इक्साइन इंटाइन होता है, इसके अंदर जो है जीव द्रव्य होते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक ट्यूब बना लेती है ऐसे, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक ट्यूब बन जाती है यही जाम करके आगे बढ़ करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका, ओके। पराग नलिका के नाम से जानते बेटा, इसे कहते हैं अंकुरण, क्या कहते हैं, इसे अंकुरण कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां पे फोकस करना धीरे धीरे। अंकुरित होते हैं जिससे पराग नली बन जाती है, क्या बनती, पराग नली। जैसे मैंने कहा, ये देखो बाद में यही ऐसी एक संरचना पराग नली बना लिया, पालन ट्यूब। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होते हुए बीजांड पहुंच जाते हैं। मतलब यहां से ये इस भाग में आएंगे, तो ये वाला भाग क्या है, ये है वर्तिका, वर्तिका के नाम से जानते हैं। फिर ये आ जाएगा कहां पर, बीजांड में, इसके अंदर बीजांड था ना ऐसे, तो ये बीजांड में पहुंच जाएंगे, पहुंच जाती है, ठीक है। पूरा डायग्राम के माध्यम से समझते रहेंगे तभी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, पराग नली भ्रूण कोश के अंदर, पराग नली जो होती है बेटा भ्रूण कोश के अंदर, इसके अंदर घुस जाती है, जहां पर फट करके दो नर युग्मक बनाते हैं। इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं, ये छोड़ देती जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से। तो इसके अंदरवा देखो, अभी मैंने बताया कि इसमें ऐसे ये एक ऑपरेटर से, एक यहां पे एक द्विध्रुवी होगा, तो एक इसके अंदर एग सेल से जुड़ जाएगी, तो n प्लस n हो जाएगा बराबर 2n। इसे हम लोग निषेचन कहेंगे और इसे सत्य निषेचन कहेंगे। दूसरा इसमें एक और यहाँ पे 2n से जुड़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं अंड कोशिका से जुड़ेगा, तो अंड कोशिका n होता है, प्लस एक नर होता है जो यहाँ ट्यूब से आया, तो वो भी n होता है, इक्वल टू 2n हो जाएगा। इसे सत्य निषेचन बोलेंगे बेटा रे, सत्य निषेचन। एक बार, अब दूसरा क्या होगा, 2n से जा करके जुड़ेगा, यानी द्विध्रुवी केंद्रक, द्विध्रुवी केंद्रक प्लस नर n हो जाएगा बराबर 3n हो जाएगा। इसे असत्य निषेचन कहते हैं, इसे एंडोस्पर्म। तो एक बार ऐसे हो रहा है, एक बार ऐसे, दूसरी बार, तो इसे ही कहते हैं दोहरा निषेचन। एंजियोस्पर्म के पौधों में दोहरा निषेचन होता है बेटा, क्या होता है, ये गुण है उसका दोहरा निषेचन का। तो इसमें एंजियोस्पर्म के पौधे में दोहरा निषेचन होता है। आगे देखिए एनसीईआरटी क्या लिखी बेटा, एनसीईआरटी बता रही है आपको पूरा A to Z। कह रहा है इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलग्नित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर कहता है और युग्मक संलयन के एक, ये जैसे जुड़ता है युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, और दूसरा एक किससे मिलता है, 2n से मिलता है, और उसे 30 संलयन कहते हैं, इसे 3n संलयन कहते हैं, इसे 3n संलयन के नाम से जानते हैं। तीसरी बार कह रहा दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवी केंद्रक से 2n नंबर से, किससे, 2n नंबर वाला जो बिचवा में रहता है उससे जाकर के जुड़े, जिससे त्रिगुणित बोलते, क्या बोलते हैं, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। भ्रूण पोष के इंग्लिश में बोलते हैं इंडोस्पर्म, इंडो बेटा स्पर्म, ओके, इंडोस्पर्म बताया। इसे त्रिसंलयन चूंकि कहता है, चूंकि इसमें 2 संलयन होता है, 2 बार निषेचन होता है, इसलिए एक कह रहा है युग्मक संलयन और तीसरा त्रिसंलयन, इसलिए इसे द्विनिषेचन के नाम से जानते। किसके नाम से, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दोहरा निषेचन, किसके, दोहरा निषेचन, ठीक है। कह रहा द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म के पौधे का अद्वितीय गुण है। अद्वितीय गुण बेटा,
समझ रहे हो ना, अद्वितीय गुण है इसका एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन होना। ओके चलो आगे देखिए, फिर कह रहा है यहां पे इसका साइकिल बनाया, युग्मनज भ्रूण जिसमें से एक, ठीक है, जिसमें से एक अथवा दो बीज पत्र होते हैं। तो कहता है जो युग्मनज भ्रूण बनता है उसमें से एक या दो क्या भ्रूण क्या होते, बीज पत्र। जैसे गेहूं चना मटर में देखें तो गेहूं में एक ही बीज पत्र होता है, चना मटर में दो होते जो दाल होती है उसके अंदर, ठीक है ना, उससे ही कहते हैं। फिर कह रहा प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक भ्रूण पोष में विकसित हो जाता है, भ्रूण पोष बीज के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर कह रहा भ्रूण पोष विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे भ्रूण पोष विकसित होता है तो उसको पोषण देता है, बीज के अंकुरण के लिए या बीज को डेवलप होने के लिए वो भोजन देता है, ठीक है। इस घटना के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं, ऐसे ही बीज बन जाता है तथा अंडाशय से फल बन जाता है और निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुख कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। अगर कहें कि एनसीईआरटी कह रहा है कि जो प्रतिमुखी कोशिका ऊपर थी और जो सहायक कोशिकाएं जैसे ये बीज और फल बनता है वो आप विकसित हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ओके ओके ना, देखिए ये एक साइकिल बनाया गया है एनसीईआरटी में, आप लोग इस साइकिल को देख सकते हैं। शुरुआत से अगर आपको स्पष्ट ये दिख रहा हो तो इसको मैं पूरा एक बार समझा देता हूं। बताओ बेटा, दिख रहा है ना, इसको बताइए दिख रहा है, बोलो बोलो भैया, ये दिख रहा हो तो एक बार मैं पूरा समझा, क्यों दिख रहा हो तो बता दो एक बार। हाँ 11th की क्लास है बेटा, आर्मी लवर एसएस। अब देखो इसके एसएस के पीछे कुछ राज होगा पक्का, 4-5 बार एसएस लिख दे। जूम कर दीजिए, नहीं बेटा जूम नहीं होगा, सोच तो रहा हूं मैं भी, क्यों जूम नहीं होगा, इसी में समझना होगा। ओके ध्यान दो। एक बात बता दूं तुम लोगों को, अगर मेरी बतिया मान लो तो ठीक है ना, अगर मान लो भैया आदमी हो तो सब लोग पहले सुन लो, एक बात तुम लोग सोच लो समझ लो कि 12 क्लास कब होती है। 12 क्लास परसों होगी मुझे लोग। सुनिए एक बात तुम लोग समझ लो, जब मेरी क्लास लगे, जब बायो क्लास लगे तो एनसीईआरटी के बुक को लेकर के ऐसे बैठ जाया करो, कसम भगवान से, ये बात समझ लो, तब पढ़ने में मजा भी आई बहुत ज्यादा। कहे अब जो कहे इसलिए कि जब ऑफलाइन में पढ़ते तो बुक लेकर के बैठे रहते तो टीचर उधर पढ़ाता रहता है ना, आप जो डाउट होते पेंसिल से उसको देख करके लगाते रहो, आराम से बैठ जाओ और देखते रहो वीडियो, और जहां पे पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ते रहो समझते रहो। एक जो है उस बुक ले लो, एक कॉपी ले लो, दोनों हाथ में पेन ले लो, पेंसिल ले लो, एक एक लाइन में बताता रहूंगा, आप अंडरलाइन करते हुए चित्र बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके तो ऐसे पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, कसम से कह रहे हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा, जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आएगा हिंदी इंग्लिश में लिख लोगे वहीं पर, है ना, और नहीं तो बस बैठे रहोगे मुंह बनाते रहोगे, इसे वीडियो चलते चलते खाना बनाते बनाते घूमते छतों पर टहलते नजारा देखते देखते पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूं बताओ ना, तुम लोग बताओ भाई कमेंट करके। ठीक है विद्या का है, ठीक है ओके बेटा, ओके कोई बात नहीं बेटा, विद्या का है तो कोई बात नहीं, मतलब आपके पास बुक होना चाहिए ना। सोनी बिटिया तुम तो इतना देख लेना, तुम्हारा कमेंट है, तुम तो मार कमेंट के ऊपर कमेंट कर रही।
जब पढ़ा करो तो जब क्लास आती है ना तो वहीं पे जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उसी पे आप लोग उसी टॉपिक को खोल करके बैठ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे। देख लेना, कसम से एक एक शब्द नहीं छोड़ेंगे, एक एक शब्द को पूरा बताएंगे, ठीक है। अब देखो क्या, सर मेरा नाम बोल दो, बताओ हिमांशु, इसका नाम हिमांशु, कह रहे सर मेरा नाम बोल दो, अब बहुत हो गया, कह रहा बहुत हो गया सर, नाम बोल दो अब। चलो बेटा आगे चले, सुनो आगे बढ़ते हैं। तो इस चित्र को देखिए, इस चित्र को मैं समझाने वाला था। तो यहां पे अगर हम देखें बेटा, ये एक यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करो, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे आ जाओ बेटा, ये है पुष्प, ठीक है। इसमें देखिए ये द्विलिंगी है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ये देखो ये जो हल्का पीला से ये एंथर है। एंथर क्या होता है बेटा? परागकोश होता है, जो पुष्प का नर भाग होता है। रे बेटू रे, ये नर होता है, अर्थात ये मेल भाग होता है। इसी के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, पराग कण होता है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे पॉलन ग्रेन बनता है बेटा रे, इस पे लिख दो पराग कण इसमें बनता है एंथर में। साथ ही साथ एक तीर ऐसे लगा है, ओ भैया, तीर के ऊपर तीर, कमान के ऊपर कमान। देखो एक इधर तीर लगा है, एक इधर तीर लगा। ये है, ये पुष्प का दूसरा भाग है, यानी ये भैया क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओविल, यानी बीजांड है। ओके, दोनों साथ साथ जीना है। तो देखिए दोनों साथ साथ यहां पे डायग्राम दिखाएगा। इसमें कहता है मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, ये छोटो 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 छोटे पॉलन ग्रेन बन गए, पराग कण बन गए। ओके बेटा, फिर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर गया, इस पे गिरा और गिर करके पॉलन ट्यूब बना लिया हो भैया, पॉलन ट्यूब। इसके अंदर दो नर केंद्रक है ना। अब देखो ये यहां पे आएगा, इसमें आएगा च्यू से, तो यहां पे ये बाहर हम लोग चित्र देख रहे हैं, दिख रहा है ना ये वाला। ये देखो इसमें पॉलन ट्यूब आया, स्टाइल्स होकर के यहाँ पे आगे आया और निषेचन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो कह रहा है भैया यहाँ पे आगे आया, ये मियोसिस हुआ, यहाँ पर ये भ्रूण पोस्ट बना, यहीं पे निषेचन हो गया दोनों। अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया रे बेटो, अब इसी पे डेवलप हो जाएगा भ्रूण यानी बीज। अब देखो ये कहता है जैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे देखो दोहरा निषेचन यहां तक को बता रहा कि यार देखो ये दोहरा निषेचन है, ठीक है ना, 2 नंबर। और ये निषेचन होकर के जाइगोट बना, इंडोस्पर्म बना, जाइगोट, दो चीज। इंडोस्पर्म किससे बनता है? 3N से, और 2N से जो बना था सत्य निषेचन, वो भ्रूण बनता है। ये बीज में होता है, बीज मेरे भैया, दोनों चीज। जो इंडोस्पर्म है वो बीज को क्या देता? भोजन देता है। बीज इसीलिए भैया अंकुरित होते हैं, आगे चलता है, इसको भोजन देता है बीज। यहाँ पे देखो ये बीज परिपक्व हो गया, यहाँ पे देखो फिर बीज को अंकुरण हो गया, चू 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 ऐसे। तो इस तरह इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, बता दो रे भैया, बात समझ में आई ना बेटा? एकदम सिंपल सिंपल में बता दिया, चित्र देख लो, एकदम सिंपल समझ में आएगा बेटा। इसकी ऐसे साइकिल चलती 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 रहती है। क्या बात जी। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते बेटा। ओके, बात यहां तक समझ में आई ना? क्लियर है ना बेटा? क्लियर ना? ओके, सर बीजांड की संरचना बनाएं। बीजांड की संरचना, ओके बेटा, बीजांड की संरचना बेटा, उस बीजांड की संरचना बता देते हैं। चलो ठीक है बेटू, ओके कोई बात नहीं। लो बीजांड की संरचना। बीजांड जो होता है बेटा, यानी जो ओवरी होता है, ऐसे समझ लो,
इसके अंदर जो ओवरी होता है, इसी के अंदर ऐसा बीजांड होता है। ये बीजांड की मैं संरचना बाहर करके बता रहा हूं, यहां पे आ जाओ। बीजांड की जो संरचना होती है कुछ ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके बेटा, ऐसे बीजांड की कुछ संरचना ऐसे होती। ओके, इस भाग, अब देखिए इस बीजांड के अलग अलग भाग होते हैं, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। लेकिन ये बेटू पूछा है, कौन लड़का है, ये 12th का बच्चा है मुझे लग रहा है, क्यों बालक, ये 12th का है इसलिए पूछ रहा है, नहीं 11th के इतना दिमाग नहीं 11th वाले इतना दिमाग नहीं लगाएंगे रे भैया, वो कहेंगे जो पढ़ रहे पढ़ने दीजिए सर। सोचो बेटा कितना भयानक है दुनिया का सफर, मुझे तो बहुत लगता है डर। सुनो, ऐसा क्यों, क्योंकि जानते हो ना, पिछली बार देखो 30% हटाया सिलेबस में, बच्चे 30% नहीं पढ़े। अब जानते तैयारी करते नीट उठ के ना, उनके बेचारे के फिर भेजम नहीं घुस रहा है, कसम से कह रहे हैं उनके भेजम नहीं घुस रहा है, क्या बता रहे हैं। और आपकी बार भी ऐसा हुआ, आपकी बार देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुनिया के साथ कुछ खुल गया लेकिन स्कूल नहीं खुला। एजुकेशन कहां जा रहा है पता नहीं, ठीक है, पेट्रोल कहां जा रहा है तुम तो जानते हो, लेकिन एजुकेशन कहां जा रहा है पता नहीं। अब देखिए, अब बच्चा जो पहले 30% 10th में नहीं पढ़ा, ठीक है, और पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, 11th में नहीं पढ़ा, अब 12th में भी अब की बार नहीं पढ़ेगा, कंफर्म नहीं पढ़ेगा भाई, कैसे पढ़ेगा बताओ। जुलाई है, अगस्त में पिछली बार स्कूल चला था, तो अब की बार भी वही हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा दोस्त साहिल से पूछ। ओके सुनो, तो यहां पे फोकस किया 30% अब की बार भी मुझे पक्का पता है कि जाने वाला है। अगस्त में चलेगा, अप्रैल से चलता है, अप्रैल मई चला गया, यहाँ जुलाई चला गया, अब फिर 30। अब बेचारा वो 30 पहले से फिर 30, अब आने वाले भविष्य में उसका 60 हो जाएगा। अरे 60 हो जाएगा, 40% पढ़ करके नौकरी कोई पा जाएगा? नहीं रे भैया, इससे वो रोजगार पाएगा, नौकरी तो नहीं पा सकते, रोजगार पा जाएगा यदि बहुत मेहनत करना पड़े, है ना, या तो बहुत मेहनत करे बेचारा, ठीक है ना, तब हो सकता है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। फिर स्वरोजगार है अपना भैया, ठेला वाला कुछ इंतजाम तो खाने के लिए इंसान को करना ही पड़ता होता, चाहे हम हो चाहे तुम हो, दुनिया कोई। तो देखिए बीजांड की संरचना, इसे बोलते हैं बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त बोलते हैं। ये जो छेद है ना, यानी पोल, इसे बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार बेटू। ओके समझो ना। अब देखिए, ये जो इसके यहां वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निभाग, निभाग बोलते हैं। ओके ठीक है, इसके बीच में, इसके बिचवा में जो अभी अभी संरचना बनाया था ऐसे 3-3, ठीक है, इसे बोलते हैं भ्रूण कोष, पोष नहीं कोष, ठीक है, ये है आवरण, आवरण। ओके बेटा, बात समझ रहे हैं? ओके, तो इस तरह हम लोग समझ जाएंगे बीजांड वृत्त, बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर इनकी संरचना भी अलग अलग हो जाती है, जो क्वेश्चन इंटर में पूछा जाता है। ओके, तो इंटर के बच्चे के लिए है, मैं आपको संरचना बता दिया, अलग अलग इसी की संरचना होती है। ओके समझे बेटा, कौन पूछा था? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कम से कम जितने लोग रहा करो उतना लाइक भी कर दिया करो, अगर समझ में आई तो तुरंत लाइक मार दिया करो। ओके ठीक ना बेटू, ठीक है। अरे भैया
तुम लोग लाइक मार देते ना तो ऐसा लगता है हमारे कलेजे के टुकड़े हो, नहीं तो फिर यार क्या बात है। चलो अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास यहीं पे डिस्मिस करते हैं। ओके सभी को बाय बाय। सब लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। अब फिर मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टर्म आएंगे। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए। मैंने कहा बुक लेकर के बैठा करो मेरे भैया कलेजा लोगों, आराम से बैठ के बैठे रहा करो, बुक खोल लिया करिए तो आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। ओके चलो क्वेश्चन इसी तरह 1 to 1 सभी लोग पूछेंगे। ठीक है बेटा, लव यू, लव यू, बाय बाय सभी को।